Hello students, so we are doing chapter first and basic introduction of physics, in which what we did in the last lecture is differentiation. हमने differentiation पढ़ा था last lecture में. I hope आपने जो मैंने homework दिया था आपने complete कर लिया होगा. आज हम next mathematical tool पढ़ते हैं, that is integration. Integration पढ़ते हैं. Integration is just opposite of डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है, मतलब जिस चीज का डिफरेंशिएशन किया अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वही क्वांटिटी वापस मिल जाती है. ठीक है. अब इंटीग्रेशन में दो तीन चीजें, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स, और यहाँ जिस भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है ना. ये तो था सिंगल डिफरेंशिएशन. अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसके ऐसे भी लिख सकते हैं. मैंने आपको कल नहीं बताया, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन. दो बार एक क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करो. ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज यहाँ यू है तो पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो आंसर आएगा उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो. दैट इज डबल डिफरेंशिएशन. अब आते हैं हम इंटीग्रेशन पे. इंटीग्रेशन क्या होता है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है x का, ux भी लिख सकता हूं मैं, fx भी लिख सकता हूं. एक फंक्शन है बेटा, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. f डैश x का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ fx. इसको मैं लिख सकता हूं कि क्या, f डैश u. इसको क्या लिख सकता हूं, f डबल डैश u, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. ठीक. अब अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट dx से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, dx से मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों साइड. इंटीग्रेशन मैं भी सब बताता हूं क्या होता है. इंटीग्रेशन का सबसे पहले तो साइन होता है ये. ठीक है ना. ये साइन यहां पर भी लगाया और ये साइन यहां पर लगाया. अब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑपोजिट है. ठीक है ना. ऐसा समझना है आपको, सिर्फ मेथड बता रहा हूं. ऐसा कभी नहीं होता कि ये कैंसिल हो जाएगा, ना हम कभी लिखते हैं, बस समझाने के लिए. जैसे ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास क्या आ गया, सिंपली fx आ गया. ये dx, तो ये d और इंटीग्रेशन का जो साइन है ये क्या देता है, 1 दे देता है बेसिकली. ऐसा सोचो. ठीक. सो ये कितना आ गया, fx dx इंटीग्रेशन. मतलब मैंने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन किया ओवर dx, तो मेरे पास वापस से वही क्वांटिटी आ गई. तो इससे पता चला कि डिफरेंशिएशन है जो क्या है, और इंटीग्रेशन है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक. कुछ यहाँ ज्यादा जरूरी नहीं है समझने वाली बात. अब जो आपको समझना है वो बता रहा हूँ. सपोज मेरे पास ये मार्कर है. ठीक है. मैंने आपको कहा इसका लेंथ बताओ, आपने बता दोगे, आप बहुत छोटा मार्कर है स्केल से मेजर करके, या मैंने दो मार्कर अटैच कर दिए, आप इसका लेंथ भी बता दोगे. ठीक है ना. आप इसका लेंथ करोगे, इसका लेंथ करोगे, दोनों को सम कर दोगे. ठीक है. मैंने यहाँ 3 मार्कर रख दिए, आप तीनों इसका लेंथ बताओगे, इसका और तीनों को ऐड कर दोगे. ठीक. ऐसे यहाँ सपोज 1000 मार्कर हैं, 1000 मार्कर हैं, तो आप 1000 मार्कर सपोज अलग अलग लेंथ के हैं, तो आप सबका ऐड करना पड़ेगा आपको. ठीक है ना. तो वही जो ऐड करते हैं बेटा, वो ऐड करना ही इंटीग्रेशन होता है. ऐड करना ही इंटीग्रेशन क्या होता है. सपोज मेरे पास ये बहुत बड़ी लेंथ है बोर्ड पे. ठीक है. बहुत बड़ी लेंथ है. सपोज मेरे को इसको ऐड करना है, यहां से 0 से स्टार्ट है और इसकी L लेंथ है, ये टोटल L लेंथ है. सिंपली तो मैं बताता हूं कि मुझे ऐड करना है. अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. इंटीग्रेशन में क्या होता है, सपोज मैंने ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, कोई इसका लेंथ का ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसको मैंने लिख दिया dl. dl मीन्स स्मॉल एलिमेंट ऑफ l. ठीक है ना. ये सब यूज होगा आगे फिजिक्स में. स्मॉल एलिमेंट ऑफ l, इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl. अगर बेटा मैं ऐसे dl बार बार जोड़ता रहूंगा, यहाँ भी dl, ये भी dl, ये बिल्कुल पास पास आते रहेंगे, जोड़ता रहूंगा dl, तो dl मिलके मुझे क्या बनाएंगे, फुल लेंथ बना देंगे ना l. ये छोटे छोटे dl सब ज्वाइन करता रहूंगा, ये dl फिर ये dl, और बहुत पास पास ज्वाइन करूंगा, तो मुझे कैसे दिखेगा, जैसे कॉन्टिन्यूस लेंथ है l. इसी को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, सम करना. ठीक. आपने सबमिशन का ये साइन पढ़ा होगा ना,
ये तो डिस्क्रीट केस में होता है 1 2 3, जब हम नंबर गिन सकते हैं। जब कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअस होती है, एक साथ होती है, तो ये जो सबमिशन का साइन है, ये साइन ऐसे चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन किसके ऊपर करते हैं उसकी बात है, ठीक है ना। यहां हम इंटीग्रेशन किसके ऊपर कर रहे हैं, इस लेंथ के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, इस लेंथ के ऊपर। डीएल एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट है, इसको बार बार ऐड कर रहे हैं ना, दैट मीन्स इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर डीएल। समझ आ गई, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब अगर मुझे पूरी की लेंथ निकालनी है तो मेरे को बताना पड़ेगा ये डीएल कहां से कहां तक लेना है, ठीक है। वो होती है, सपोज मैंने स्टार्ट करना है 0 से लेके मुझे कहां तक लेना है, एल तक। ये जो 0 और एल है, ये क्या है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन की लिमिट्स, ठीक है ना। ये क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट है। लिमिट मतलब मुझे ये जो सम करना है डीएल का, ये कहां से कहां तक करना है। ये तो छोटी सी लेंथ दिख रही है, सपोज बहुत बड़ी लेंथ है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा, जैसे यही है, एक मार्कर है, मैंने मार्कर का यहाँ छोटा सा पीस ले लिया, कट कर लिया, ठीक है। सपोज ये एल लेंथ है, डीएल ले लिया कुछ, ठीक। उसको बार बार जोड़ूंगा तो पूरा मार्कर बन जाएगा ना, वही है। ये बार बार डीएल ऐड कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस सम की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है कब, जब चीजें कॉन्टिन्यूस हो, डिस्क्रीट ना हो, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 जिनको हम गिन पाते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मास, यहां पर मास बताओ, ये तो कॉन्टिन्यूस है ना, पूरा एक ही है, एक ही मार्कर, पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस केसेस में सम की जगह हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक छोटे से एलिमेंट का इसका इंटीग्रेशन करना है ओवर द फुल लेंथ। फुल लेंथ मतलब लिमिट जो उसकी आएगी 0 से लेके एल तक, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन। अब देखो, जो मैंने यहाँ dx लिखा, ये dx क्या है, ये वही है, एक छोटा सा dx टुकड़ा, सपोज ये x डायरेक्शन में था, ठीक है, x डायरेक्शन में। ये फंक्शन है कोई fx, ये कोई भी फंक्शन है fx, ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक। मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, क्या, dx टुकड़ा ले लिया छोटा सा, और इस फंक्शन ये dx टुकड़ा लिया, और dx कहां से कहां वेरी हो रहा है, ये यहां से, सपोज ये x लेंथ है, यहां तक वेरी हो रहा है, यहां से यहां तक वेरी हो रहा है dx। या dx कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। मुझे इसकी पूरी वैल्यू जाननी है कि इसके पूरे अंदर जो एरिया है वो क्या आएगा, पूरी वैल्यू नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन पे dx के थ्रू इंटीग्रेशन कर दूंगा, जो मैंने ये लिखा है, इस फंक्शन पे dx के ऊपर क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे dx इस फंक्शन के हिसाब से जुड़ेंगे, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, कुछ ऐसा फंक्शन है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसकी लिमिट लगानी हो तो लिमिट कहां से होगी, ये फंक्शन कहां से कहां तक है, 0 से x तक, तो 0 से x तक, ठीक। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, बेसिकली ऐड करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है ब्रेक करना, इंटीग्रेशन होता है ऐड करना, सबको जोड़ना, छोटे छोटे पीसेस जोड़ के क्या बनता है, जब कोई बहुत पास पास होंगे। अभी तो आप कह रहे हो सर, सपोज आपने 1 ये 2 3, हम गिन सकते हैं कि 6 ही पीसेस, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जब ये कॉन्टिन्यूस है ना पूरी, अब मार्कर में बहुत छोटा, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट होता है, ये तो दिख रहा है, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, इतना बड़ा, बहुत छोटा सा एलिमेंट, इतना एलिमेंट। तो जब इसके पास पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो आपको कैसे लगेगा, जैसे ये पूरी एक लेंथ ही लगेगी ना कॉन्टिन्यूस। तो छोटा सा एलिमेंट लेके 0 से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरी लेंथ आ जाएगी एल, ठीक है। ये पूरी लेंथ एल, यहाँ एल आंसर कैसे आएगा इसका, एल ही आंसर आएगा इसका, ये जो एल आंसर है यही आएगा। ये आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अभी इतनी चीज समझो। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, सबमिशन होता है, ठीक। अब इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम उनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं इंटीग्रेशन की। क्या फॉर्मूलाज हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ऐसे ही हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सिंपली x की पावर n dx। हमेशा इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। ये dx लिखना जरूरी होगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा है dx, और इस फंक्शन का नाम क्या है, x की पावर n। जो फंक्शन है, यहाँ फंक्शन क्या है, जो मैं fx dx लिखता हूं इंटीग्रेशन में, fx क्या है यहाँ, x टू द पावर n। अब x टू द पावर n का मतलब अब आप समझ गए होंगे, वो x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, x5 x100 कुछ भी हो सकता है, n कोई भी इंटीजर है, ठीक। तो इस केस में क्या फॉर्मूला होगा, इसको जानने से पहले दो चीजें मैं बताता हूं। अगर मैंने यहाँ लिमिट्स नहीं लगाई, ठीक है, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं हमारे पास, इन डेफिनेट
इंटीग्रल, एक तो होते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब नाम से ही समझ आ रहा है, इनडेफिनेट का मतलब होता है जहां हम लिमिट्स की बात नहीं करते। इनडेफिनेट है, कोई लिमिट नहीं है, मुझे नहीं पता इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, बस इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना। और डेफिनेट का मतलब कुछ डेफिनेट लिमिट है इसकी, 0 से 2 या 0 से 4 कुछ भी लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट होती है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और जब लिमिट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो अब इनडेफिनेट इंटीग्रल अभी मैं बता रहा हूं। इसका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है x, ये n है ना, ये पावर में n एक ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक ऐड हो जाएगा, ये है इसका फॉर्मूला। प्लस अगर यहाँ लिमिट्स नहीं है, इनडेफिनेट है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, ध्यान से समझना है, ठीक। कुछ मुश्किल नहीं है, 2-3 बार करोगे सब क्लियर हो जाएगा। xn का इंटीग्रेशन करना है ओवर dx, लिमिट्स नहीं बताई मैंने, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, x पावर में एक ऐड कर देना और डिवाइड बाय एक ऐड कर देना। डिफरेंशिएशन में हमने कल क्या किया था, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसमें क्या कहते हैं n आगे ले आए थे, xn-1 ये लिखा था ना। इंटीग्रेशन में क्या करना है, xn+1 डिवाइड बाई n+1, और जब लिमिट्स नहीं है तो क्या आ जाएगा साथ में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखना ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कब आएगा, ये आएगा when limit is not present। जब लिमिट नहीं होगी तो हम ये c, कोई भी कांस्टेंट है, इसको नहीं जानना क्या कांस्टेंट है, बस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको हमने c पुट कर दिया, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन का ये है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब इंटीग्रेशन, अब खाली बता रहा हूं, ये dx, जो dx है, इस dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर अभी बताया था, dl लेंथ है 0 से l, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब dx को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखो x टू दी पावर 0 इंटू dx लिख सकता हूं। x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब x टू दी पावर 0 है, यहां पर यही वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, x 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, यही होगा। x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 डॉट dx है, तो 1 की जगह मैं x टू दी पावर 0 लिखता हूं, और यही वाले फॉर्मूले से आपको समझाया। इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, x + c, यही आएगा किसका, dx का। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। जैसे यहाँ dl का इंटीग्रेशन कितना होता है, dl का इंटीग्रेशन होता है l, और बाद में यहाँ लिमिट्स डालते हैं, ठीक है ना। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, एक बार इसकी जगह l पुट करेंगे माइनस एक बार इसकी जगह 0 पुट करेंगे। अभी आपको लिमिट भी बताता हूँ। तो आंसर देखो, उसका जो लेंथ निकाली थी उसका l ही आंसर आया था, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखना है, सिंपल। निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, दैट इज मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ आ गया। अब हमने x टू द पावर n dx कर लिया, ठीक है ना। अब सेम अगर कांस्टेंट के साथ हो कोई, ठीक है, यहां पर क्या हो, c x टू द पावर n dx हो, ये d, जब भी यहाँ साइन डालना बेटा इंटीग्रेशन का, ये dx तो लिखना है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो किसी लिमिट पे होगा, सॉरी किसी एलिमेंट पे होगा। ये लेंथ थी, ये स्मॉल एलिमेंट पे इंटीग्रेशन होगा ना, तो dx जब भी इंटीग्रेशन डालना है तो जिस भी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हो, सपोज dx का, तो यहाँ लिखना है, y है तो dy लिखना है, z है तो dz लिखना है, टाइम है तो dt लिखना है, स्मॉल टाइम dt, ठीक है। तो x ये है, साथ में कांस्टेंट है, तो वही जैसे डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में नहीं आता, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, अंदर क्या हो गया, xn dx। तो इसका आंसर क्या होगा, c कांस्टेंट है c, इसका xn तो आपको पता ही लग गया, xn+1 और ये क्या होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज आता है इंटीग्रेशन में, ठीक। तो हमने अब ये तीन फॉर्मूलाज देख लिए, x टू द पावर n
कांस्टेंट वाला, ठीक। अब दो चीज का इंटीग्रेशन करना हो, एक सपोज फंक्शन है मेरे पास fx और एक फंक्शन है gx, और इन दोनों का इंटीग्रेशन ओवर dx, ठीक है ना। ये fx फंक्शन है, ये gx, और इन दोनों का इंटीग्रेशन है ओवर dx। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन fx dx प्लस एक बार इसका इंटीग्रेशन, जैसे हमने डिफरेंशिएशन भी किया था, दो अलग अलग क्वांटिटीज है तो बीच में प्लस साइन, एक बार इसका इंटीग्रेशन एक बार इसका इंटीग्रेशन, इजी, ठीक। तो ये है एडिशन का रूल, एडिशन ऐसे ही इंटीग्रेशन होगा, ठीक। अब ऐसे ही और हमने क्या पढ़ा था कल, एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। तो e टू द पावर nx है सपोज, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होता है बेटा e टू द पावर nx एज इट इज। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जब आप डिफरेंशिएशन करते थे e टू द पावर nx का, तो क्या होता था e टू द पावर nx, फिर फर्दर nx का डिफरेंशिएशन क्या होता है n, ठीक, यही आता था ना, n e टू द पावर nx, और यहाँ ये डिफरेंशिएशन। अब अगर मेरे को इंटीग्रेशन कर दूं मैं इसका दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दूं, तो ये क्या होगा d e टू द पावर nx इक्वल टू, ये dx इधर ले जाऊंगा तो n e टू द पावर nx dx, ये आ जाएगा। और ये n को फिर मैं अगर इधर ले आऊं, कांस्टेंट है, आ सकता है ऐसे, ठीक। तो d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, e टू द पावर nx अपॉन n इक्वल टू, तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर nx डिवाइड बाय n प्लस जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्यों आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां मैंने लिमिट्स नहीं लगाई, जब लिमिट लगाऊंगा अभी बताता हूं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का कैसे होगा, e टू द पावर nx और डिवाइड में आएगा n, और ये ऐसा फॉर्मूला ऐसे ही नहीं आ गया, मैंने डायरेक्ट ही नहीं बता दिया, ये ऐसे निकलता है फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, dx को उधर ले जाओ, ये d से इंटीग्रेशन मैंने बोला, जैसे कि ये कैंसिल हो गया तो यहाँ यही क्वांटिटी बच गई, और ये n को उठा के नीचे ले आओ, e टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन है, ठीक। ऐसे ही log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन x, यही था ना। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस c, ठीक है ना। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस c। log बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग अभी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जिसको हम ln से डिनोट करते हैं, या log और बेस e से डिनोट करते हैं, ठीक। और एक ये log होता है, और एक log बेस 10 होता है, log बेस 10, दो तरह से। जो डायरेक्ट 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली log बेस e आता है, नेचुरल लॉग। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना बताना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, आपकी बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ वो, ठीक। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया किसका, x टू द पावर n dx का c टू द पावर c मल्टीप्लाई बाय xn e टू द पावर nx एंड 1/x, ठीक है। अब क्या रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। मेरे पास ये मिटा दूं, इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी हम सब इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक। बाद में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट इज माय 7th। नेक्स्ट मेरे पास मैं आपको बताता हूं, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और लिमिट्स नहीं है तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन एक्स था ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ऑपोजिट है उससे, ठीक। ऐसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ऐसे ही मैं सीकेंट एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, कॉट एक्स, इसके बारे में इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, इनके इंटीग्रेशन क्या होंगे। सो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, टेन एक्स का हमने क्या पढ़ा था, सीकेंट स्क्वायर एक्स पढ़ा था, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ऐसे ही सीकेंट एक्स का क्या पढ़ा था, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट एक्स, ठीक।
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। सो ये हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। एक चीज और इंटीग्रेशन में जरूर होती है, जब मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है u v dx, ये कोई भी दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे करते हैं बेटा, ये आइलेट रूल से होता है। आइलेट रूल याद रखना, आइलेट रूल क्या होता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है फिजिक्स में। दो फंक्शन है u और v, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये क्या है यहाँ माइनस साइन, इसको कहते हैं आइलेट रूल। बहुत सिंपल है। आइलेट रूल में क्या है, मैं यहाँ से रब करता हूँ और आपको बताता हूँ। अब आइलेट रूल में आपको कैसे पता चलेगा, आइलेट रूल में कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है जो मैं बोल रहा हूँ, कौन सा सेकंड फंक्शन है। ये आइलेट जो लिखा है बेटा, इसमें आइलेट में इसका यहाँ पर आई का मतलब होता है इंटीजर, एल का लॉग लोगैरिथमिक, ए इज एलजेब्रा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब, टी क्या है ट्रिग्नोमेट्री, और ई क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो इनमें से पहला आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन। सपोज मेरे को इंटीग्रेशन करने के लिए कोई क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये क्वेश्चन आया, या एक्स ई एक्स, ये क्वेश्चन आया मेरे को, इसका इंटीग्रेशन करो। तो दो फंक्शन है ये, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें पहले कौन सा आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या इंटीजर है तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, एल लोगैरिथमिक, अगर लोग होता तो लोग फर्स्ट फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल तो बेटा लास्ट ही है, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल है तो वो सेकंड फंक्शन ही होगा, दूसरे वाला फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसमें कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये जो आ गया मेरे पास, इसके पूरे का जो भी आंसर आएगा फिर से इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो बस इसको फिर आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये x है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, n की वैल्यू क्या 1, दैट मींस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x अपॉन 1, तो क्या होगा e टू द पावर x ही होगा, यही होगा इंटीग्रेशन, हो गया। माइनस dx बाई dx, x का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, ex का इंटीग्रेशन ex, और इस पूरे का जो भी आंसर आया दोबारा से इंटीग्रेशन। तो एक बार और लिखेंगे, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 ही है। ठीक, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर nx dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, nx बाई n, अब n में 1 डाल दो तो यही आएगा। तो ये आंसर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरा आंसर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, तो ये आइलेट रूल याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं एक दो करके, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। x5 का इंटीग्रेशन बताओ, x5 का, xn का क्या था, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा x5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा x6 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा, सपोज मेरे पास मैंने और क्या बताया था, एक्स क्यूब प्लस 4x, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन बताना है ओवर dx, तो क्या करेंगे, एक बार एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन और एक बार 4x का इंटीग्रेशन, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है ना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x4 अपॉन 4, इसके साथ प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, 4x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx का इंटीग्रेशन x 2 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है, तो x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ गया। प्लस में इसका भी कुछ कांस्टेंट है, तो सपोज c1, कोई और कांस्टेंट है। ठीक, तो क्या लिखेंगे x4 बाय 4
प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x² प्लस C2, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया मैंने। फर्क नहीं पड़ता ना, 2 + 3 5 ही हो तो होगा, कांस्टेंट ही तो होगा। कांस्टेंट को मिला के एक और कांस्टेंट लिख दे, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है। इंटीग्रेशन आपको जो आना चाहिए वो अलजेब्रा का ही आना चाहिए, इसका x³ x4 x5। अब खाली यहां दिया हो x2 + 4, इसका इंटीग्रेशन करो। तो कैसे करोगे आप, एक बार x² dx, एक बार 4 dx। x² का इंटीग्रेशन बताओ। अब x² का इंटीग्रेशन ओवर dx क्या होगा, x³ 3 x2 + 1 2 + 1 प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, ये क्या रहेगा dx, तो क्या होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होगा x, ठीक है, प्लस दोनों का कोई कांस्टेंट है c, मैंने c लिख दिया साथ में कांस्टेंट। समझ आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक, बहुत इजी है। सो दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमारे को इस तरह के, अब एक चीज और बताता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है बेटा, वही लिमिट्स हैं, सपोज a से b f(x) dx, कोई भी फंक्शन है, जर्नल बता रहा हूं, उसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सपोज f(x) dx का इंटीग्रेशन कुछ आ गया gx, कोई भी वैल्यू, कोई नया फंक्शन, यहां पर लिमिट लगाते हैं a से b, तो एक बार यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे b, ठीक है ना, a से b, तो एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे b, और एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे a, ये मेरा आंसर होगा। तो लिमिट्स में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि हमने लिमिट्स लगा दी। देखो इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूं, हमें x² + 2x इसका इंटीग्रेशन करना है, इसकी लिमिट से 1 से 2, ठीक है ना, 1 से 2 तक, हमें 1 से लेके चलो 3 तक करते हैं, 1 से 3 तक मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो मैं इंटीग्रेशन ही करूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं x³ और इसका क्या होगा +2, x2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, x का क्या होगा x²/2 ये आएगा, और लिमिट्स यहां लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 1 2 3, 1 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये x³/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² और 1 से 3, ठीक। अब इस पूरे में एक बार 3 पुट करो x की जगह, जैसे मैंने यहाँ b पुट किया, माइनस या माइनस एक पूरे में 1 पुट करो, ये देखो पहले x की जगह 3 करेंगे तो 3³ आ जाएगा, प्लस 3² माइनस एक बार इसमें 1 पुट करो, 1³ प्लस 1² और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 9, 3² 9 प्लस 9 माइनस इसके अंदर सॉल्व कर लो 1/3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4/3, 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 18 माइनस 4/3, जो भी आंसर आया हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम निकाल लो, जैसे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिमिट वाले क्वेश्चन में ऐसे लिमिट डालते हैं। इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया सिंपल, इंटीग्रेशन के बाद एक बार ये वाली लिमिट डाली माइनस एक बार नीचे वाली लिमिट डाली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यही है, इसके ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट बना के दे दूंगा, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक असाइनमेंट दे दूंगा। अब एक छोटी सी चीज हमें और पढ़नी है, एक टॉपिक दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। एक छोटी सी एक्सटेंशन है, सपोज मेरे पास कभी कुछ ऐसा आ जाएगा फिजिक्स में 1 + x⁴n, और ये x जो है ये बहुत छोटा है इस 1 से, तो मैं इसको क्या करता हूं, एक्सपैंड कर देता हूं। एक्सपैंड मतलब 1 + nx प्लस n(n-1) x²/2 फैक्टोरियल प्लस n(n-1) n-2 x³ फैक्टोरियल प्लस so on। तो ये बेसिकली क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, या इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। मतलब 1 + x⁴n को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं जब भी हमारे को फिजिक्स में आएगा, ठीक है ना। इस बाइनोमियल थ्योरम की जगह आप यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो, मतलब इस चीज को मैंने एक्सपैंड कर दिया। और जब x बहुत स्मॉल है
1 से बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर और भी छोटा होगा, 0.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो और भी छोटा होगा ना 0.5, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब और भी छोटा होगा, तो ये सब नेग्लेक्ट हो जाता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का आंसर क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। इतना भी याद रखना है, दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन, कभी आगे यूज होगा तो बताऊंगा। और एक चीज छोटी सी, ग्राफ, आप सबको कुछ ना कुछ आपने 9th क्लास में जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ग्राफ होता है, सबको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये भी पता है, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, ठीक, सॉरी, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट और सिकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट और कॉट, यहाँ कोसिकेंट और सिकेंट पॉजिटिव, ठीक। अब सॉरी, कॉस और कॉस का ऑपोजिट जो है सिकेंट, दैट इज पॉजिटिव। आपको जो मैंने बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, सपोज मैंने यहाँ निकालना है, एक इसकी ये वैल्यू है, ठीक, एक ये वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू मेरी है x1, ये है x2, ये y1, ये y2, तो जो इसका स्लोप है, स्लोप मतलब ये कितना झुका हुआ है, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो थीटा एंगल है कितना एंगल बना रहा है, वो देता है टेंजेंट ऑफ थीटा। ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितनी झुकी हुई है, यहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, कितना एंगल बना रहा है, स्लोप बोलते हैं उसको, दैट इज टेंजेंट थीटा। और वो किसके इक्वल होता है, दिस माइनस दिस करेंगे, ये क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको क्या बोलते हैं dy बाई dx भी बोल देंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y, इन दोनों का डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx। टेंजेंट क्या होता है, यही तो होता है, परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये भी थीटा, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 और बेस क्या है मेरा x2 माइनस x1। तो बस इतना बता रहा हूँ कि कभी भी स्लोप आए तो स्लोप को हम टेंजेंट थीटा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, वो कितना एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ में कितना झुका हुआ है, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या है चेंज इन y, इसको dy भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है चेंज इन x, इसको dx है, क्या ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दैट मींस dy बाय dx। तो ये कुछ बेटा मैथमेटिकल टूल्स थे, यहीं तक है जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, उस असाइनमेंट में इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, उस क्वेश्चंस को करना, और कोई भी इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।